जय हिंद बच्चों, मैं दीपाली हसनाले आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल डीप रिसर्च स्टडी हब में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हम उपभाषा टॉपिक को अच्छी तरह से समझ चुके थे और आज के इस वीडियो में हम हमारे अगले टॉपिक भाषा को समझने वाले हैं। लेकिन आज का यह टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस भी बच्चे ने मेरा उपभाषा वाला पिछला वीडियो नहीं देखा है वह बच्चा सबसे पहले मेरा पिछला वीडियो देख ले, ताकि आज का यह वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाए और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भाषा। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। बच्चों, आमतौर पर हम सभी भाषा की परिभाषा अर्थात भाषा क्या होती है इससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन एक बार में और भाषा की जो नॉर्मल परिभाषा होती है जिसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं वह एक बार मैं बोल देती हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। भाषा एक ऐसा साधन या फिर एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए एक मनुष्य अपने मन में आने वाले विचारों, भावनाओं, इच्छाओं या फिर बातों को बोलकर, लिखकर या फिर संकेतों के माध्यम से समझाकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। ऐसे साधन या फिर ऐसे माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाली परिभाषा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और याद करते आ रहे हैं। लेकिन अभी हम जो परिभाषा पढ़ने वाले हैं वह परिभाषा पिछली परिभाषा से थोड़ी सी और एक्सपांड हो जाती है। ठीक है, अर्थात हमें इस परिभाषा का विस्तार देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी परिभाषा। भाषा की परिभाषा है, भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना करने तथा संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होती है। अर्थात बच्चों, इस परिभाषा में ये बताया गया है कि भाषा एक बड़े से फैले हुए एरिया में बोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है और साहित्य की रचनाएं करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, साहित्य का मतलब होता है लिपिबद्ध ज्ञान या फिर विचार को ही हम साहित्य कहते हैं। अर्थात ऐसी लिखित रचनाएं जिनमें ढेर सारा ज्ञान समाया हुआ होता है, जिन्हें पढ़ने पर, सुनने पर या फिर लिखने पर या फिर अनुभव करने पर या फिर देखने पर हमें आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे लिखित विचारों को या फिर ज्ञान को ही हम साहित्य कहते हैं। जैसे कि उपन्यास, निबंध, कहानियाँ, कविताएं, आत्मकथा, जीवनी इत्यादि ये जो रचनाएं हैं ये सारी ही रचनाएं साहित्य कहलाती है। अर्थात किसी लेखक या फिर कवि के द्वारा जितनी भी रचित सामग्री है, लिखित सामग्री है, उन्हें हम साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो साहित्य रचनाओं में भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे है, संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान में भी भाषा प्रयुक्त होती है। अर्थात बच्चों, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन और माध्यम का मतलब होता है मीडियम। मतलब संचार के जितने भी माध्यम हैं, चाहे वह टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो हो सकता है, समाचार पत्र हो सकता है या फिर पत्र पत्रिकाएं हो सकते हैं या फिर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम सूचनाओं को या फिर संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं या फिर प्राप्त करते हैं। इनमें भी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं सिंपल तरीके से बोलकर बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए। भाषा एक बड़े से फैले हुए क्षेत्र में बोलने के लिए, लिखने के लिए, विभिन्न प्रकार के साहित्य रचनाएं करने के लिए और संचार माध्यमों में संदेशों के या फिर सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आगे है, भाषा किसी भी उपभाषा का एक पूर्ण विकसित रूप होती है। ठीक है बच्चों, ये हम पहले ही जानते हैं कि उपभाषा भाषा की तुलना में छोटी होती है। अर्थात उपभाषा अर्ध विकसित रूप है, परंतु उपभाषा का ही पूरी तरह से डेवलप्ड रूप भाषा होती है। ठीक है, एक बार हम इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं तो हमें और अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, भाषा बड़े स्तर पर बोली जाती है। ठीक है, इससे छोटी होती है उपभाषा, फिर उपभाषा से छोटी होती है बोली
और सबसे छोटी होती है उपबोली। ठीक है, अर्थात उपबोली जो होती है बहुत ही सीमित क्षेत्र जैसे कि गांव में, कस्बे में या फिर मोहल्ले में ही बोली जाती है। इसमें साहित्य रचनाएं नहीं के बराबर होती है। ठीक है, जब यह उपबोली अपना थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ा लेती है, अर्थात जब यह उपबोली अपने क्षेत्र का थोड़ा सा विस्तार कर लेती है, अर्थात यह उपबोली कुछ गांवों में या फिर कुछ जिलों में बोली जाती है और इसमें हमें साहित्य के रूप में हमें लोक कथाएं तथा लोकगीत देखने को मिलते हैं, तो यह बोली कहलाने लग जाती है। ठीक है, और जब यह बोली अपना और क्षेत्र का विस्तार कर लेती है, ठीक है, अर्थात जब यह बड़े बड़े शहरों में बोली जाती है या फिर किसी प्रांत या राज्य में बोली जाती है और इसमें अधिक पैमाने पर साहित्य की रचनाएं होने लगती है, तब यह उपभाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, और जब यह उपभाषा अत्यंत ही बड़े पैमाने पर बोली जाती है, ठीक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में अर्थात बहुत अधिक मात्रा में साहित्य की रचनाएं होने लगती है और यह कई राज्यों में, देश में या फिर विदेशों में जब बोली जाती है तो यह भाषा का रूप ले लेती है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं बच्चों की उपबोली भाषा का अत्यंत ही अल्प विकसित रूप है, बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है, उपभाषा भाषा का अर्ध विकसित रूप है और भाषा जो है वह पूर्णतः विकसित रूप है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यदि सामान्य रूप से कोई हमसे पूछता है कि भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है, तो हम उपबोली से शुरू करेंगे, अर्थात भाषा का सबसे छोटा रूप उपबोली होगा, उसके बाद बोली होगा, फिर उसके बाद उपभाषा होगा और अंत में भाषा होगा। ठीक है, लेकिन यदि कोई मानक रूप पूछता है, अर्थात वह पूछता है कि मानक रूप से भाषा का सबसे छोटा रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है, तो हम बोली कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बोलियां ऐसी होती हैं जिनकी उपबोली नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में बोली से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यदि स्टैंडर्ड लेवल पर यदि कोई पूछता है कि भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है, तो हम बोली कहेंगे। ठीक है, बोली है, फिर उससे बड़ा उपभाषा है, फिर उससे बड़ा भाषा है, अर्थात बोली अल्प विकसित रूप होगा, फिर अर्ध विकसित रूप उपभाषा होगा और पूर्णतः विकसित रूप होगा भाषा। ठीक है बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं भाषा का उदाहरण। बच्चों यहाँ पर मैंने मैथिली भाषा लिया है। ठीक है, मैथिली भाषा हिंदी प्रदेश की बिहारी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैथिली भाषा एक बोली है जो कि अब भाषा के रूप में पूरी तरह से बदल चुकी है। ठीक है, अर्थात इसमें साहित्य रचनाएं बहुत अधिक मात्रा में होने लग गई है और इसने अब अपना क्षेत्र का विस्तार इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि यह अब बोली नहीं रही बल्कि यह भाषा बन चुकी है। ठीक है, और यह कहाँ पर बोली जाती है, तो हमारे हिंदी प्रदेश में बोली जाती है। अब ये हिंदी प्रदेश कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हिंदी प्रदेश हमारे भारत देश के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली। ठीक है बच्चों, ये जो क्षेत्र हैं ये हिंदी प्रदेश क्षेत्र कहलाते हैं। कुल मिलाकर 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी जितने भी मैंने नाम बोले हैं वे सारे राज्य हैं। ठीक है, इन सभी को हिंदी प्रदेश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा हमारे हिंदी प्रदेश की बिहारी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। यह भाषा 22 दिसंबर 2003 को भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची अर्थात 8th शेड्यूल में शामिल कर ली गई है। ठीक है, इसके साथ ही झारखंड राज्य ने राजभाषा अधिनियम 2018 के अंतर्गत मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे दिया है। अर्थात बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि मैथिली भाषा को 22 दिसंबर 2003 को भारत सरकार के द्वारा भारतीय संविधान मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी 8th शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही हमारे देश का जो झारखंड राज्य है इसने राजभाषा अधिनियम 2018 के अंतर्गत मैथिली भाषा को
सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दे दिया है, अर्थात द्वितीय राजभाषा या आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दे दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान से सुनिए। मैथिली भाषा को मिथिलाक्षर लिपि अर्थात जिसे हम तिरोहुता या वैदेही लिपि भी कहते हैं में इसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल मैथिली भाषा को देवनागरी में भी लिखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैंने लिखी है, ठीक है, जो कि हिंदी भाषा की उपभाषाओं और बोलियों से संबंधित है। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपके मन में यदि कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिए, हिंदी भाषा की 5 प्रमुख उपभाषाएं हैं तथा इनकी प्रमुख 18 बोलियां हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग यहाँ पर 17 बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर 18 बताते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 18 हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करें नेपाली भाषा की तो कुछ विद्वान नेपाली भाषा को इसमें शामिल नहीं करते हैं, जिसके कारण यह 17 बोलियां हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके हिंदी भाषा की उपभाषाएं देख लेते हैं और उनकी बोलियों को देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारी हिंदी भाषा की पहली उपभाषा है बिहारी हिंदी उपभाषा। ठीक है बच्चों, इसमें 3 बोलियां आती हैं। पहली है मैथिली, दूसरी है भोजपुरी, तीसरी है मगही, जिसे हम मगधी भी बोलते हैं क्योंकि ये मगध प्रदेश में या मगध क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैथिली जो है उसने तो भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ठीक है, भोजपुरी जो है यह हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही प्रचलित हिंदी भाषा की बोली है। ठीक है, जो अब धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार करती जा रही है और भविष्य में हो सकता है कि इसे भी भाषा का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे हिंदी भाषा की दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी उपभाषा। इसमें भी 3 बोलियां शामिल हैं। देखिए, पहली है अवधी। अवधी जो बोली है उसे कोसली, पुरनी, बैसवाड़ी या फिर अवधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारे अवधी के ही नाम हैं। ठीक है, अवधी एक बोली है लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में साहित्य रचनाएं होने लगी है, तो इसीलिए कुछ लोग इसे भी बोली ना कहते हुए भाषा कहने लगे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी तक इसे भाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है, यह बोली ही है। ठीक है, फिर पूर्वी हिंदी भाषा की दूसरी बोली है बघेली, जिसे हम बघेलखंडी या फिर रिवाई भी कहते हैं क्योंकि इसका प्रमुख केंद्र रीवा है, इसलिए इसे रिवाई भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी उपभाषा की तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की तीसरी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी उपभाषा। ठीक है, जिसमें पहली है खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं और इसी का ही शुद्ध रूप हम बोलते हैं, जिसे नया नाम दे दिया गया है हिंदी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली जो है इसका ही शुद्ध रूप हम बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, इसी कारण से इसे हिंदी कहने लग गए हैं। ठीक है, वास्तव में हम जो हिंदी बोल रहे हैं वह क्या है, यह खड़ी बोली ही है, खड़ी बोली का ही शुद्ध रूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पश्चिमी हिंदी उपभाषा की दूसरी बोली है ब्रज भाषा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ब्रज एक बोली है लेकिन इसमें साहित्य रचनाएं बहुत अधिक मात्रा में होने लग गई है और यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है। यह लगातार अपने एरिया का विस्तार करती जा रही है, तो इसी कारण से लोग इसे ब्रज बोली ना बोलते हुए ब्रज भाषा कहते हैं। ठीक है, फिर पश्चिमी हिंदी उपभाषा की तीसरी बोली है हरियाणवी, जिसे हम बांगरू या देशवाली भी कहते हैं। ठीक है, फिर चौथी है बुंदेली, जिसे हम बुंदेलखंडी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है अधिक पैमाने पर। इसके बाद पश्चिमी हिंदी उपभाषा की 5वीं बोली है कन्नौजी, जिसे कनऊजी या फिर पांचाली भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे हिंदी भाषा की चौथी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी उपभाषा। ठीक है, जिसमें 4 बोलियां शामिल है, जिसमें पहली है पूर्वी राजस्थानी बोली, जिसे हम जयपुरी भी कहते हैं या फिर ढूंढाड़ी भी कहते हैं या फिर झाड़शाही भी कहते हैं।
आगे है राजस्थानी हिंदी उपभाषा की दूसरी बोली है पश्चिमी राजस्थानी बोली, जिसे मारवाड़ी भी कहा जाता है और मरु भाषा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे है राजस्थानी हिंदी उपभाषा की तीसरी बोली है उत्तरी राजस्थानी बोली, जिसे मेवाती कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद राजस्थानी हिंदी उपभाषा की चौथी बोली है दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारी हिंदी भाषा की पांचवी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी उपभाषा, जिसकी 3 शाखाएं, अर्थात पहाड़ी एरिया को 3 भागों में बांटा गया है, तो इसीलिए इसकी 3 शाखाएं उभर कर आती है, जिसमें पहली शाखा है पूर्वी पहाड़ी शाखा। ठीक है, इसमें नेपाली भाषा प्रमुख है। ठीक है बच्चों, नेपाली जो है इसे भाषा का दर्जा दे दिया गया है। इसके बाद हमारी पहाड़ी हिंदी उपभाषा की दूसरी शाखा है मध्यवर्ती पहाड़ी शाखा। ठीक है, अर्थात पहाड़ का बीच वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर 2 बोलियां फेमस है, पहली है कुमाऊनी और दूसरी है गढ़वाली। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाने वाली कुमाऊनी और गढ़वाल क्षेत्र में बोले जाने वाली गढ़वाली। ठीक है, ये दोनों प्रमुख हैं। इसके बाद पहाड़ी हिंदी उपभाषा की तीसरी शाखा है पश्चिमी पहाड़ी शाखा। ठीक है, इसमें बहुत सारी बोलियां शामिल हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोले जाने वाली लगभग 30 बोलियों के समूह को पश्चिमी पहाड़ी शाखा में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये बोलियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम बताए हैं, जैसे कि सिरमौरी, जिसे सिरमौर कहा जाता है, दूसरी है बगाहटी, तीसरी है क्योंथली, चौथी है कुल्लवी, जिसे कुलुई भी कहा जाता है, पांचवी है मंडियाली, जिसे मंडी कहा जाता है, छठी है चंबियाली, जिसे चंबा कहा जाता है, सातवीं है जौनसारी, आठवीं है कांगड़ी, नौवीं है भरमौरी, 10वीं है चुराही, 11वीं है पंगवाली, 12वीं है लाहौली, 15वीं है भद्रवाही इत्यादि। ये जो बोलियां हैं इन्हें पश्चिमी पहाड़ी शाखा के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनमें बोली जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारी हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। ठीक है, और देखिए, ये जो बोलियां हैं इनके अंतर्गत इनकी कई सारी उपबोलियां शामिल है, जिनमें से हमने जब उपभाषा वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, है ना, उपभाषा वाला जब टॉपिक हम पढ़ रहे थे तब उसमें मैंने आपको पश्चिमी हिंदी उपभाषा के बारे में बताया था। ठीक, फिर इसके बाद जब हम बोली वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको खड़ी बोली के बारे में बताया था, जो कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती थी। ठीक है, इसके बाद जब हम उपबोली वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको खड़ी बोली के बारे में बताया था। ठीक है, खड़ी बोली में 4 उपबोलियां आती थी, जो कि थी पश्चिमी खड़ी बोली, पूर्वी खड़ी बोली, पहाड़ताली और बिजनौरी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें यह समझ में आ रहा है कि भाषा सबसे बड़ा रूप होता है। ठीक है, सबसे छोटा रूप है उपबोली, फिर उसके बाद बारी आती है बोली की, फिर उसके बाद बारी आती है उपभाषा की, और अंत में बारी आती है भाषा की। अर्थात सबसे बड़ा रूप होगा भाषा, सबसे विकसित रूप होगा भाषा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है भाषा की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है भाषा उपभाषा का पूर्ण विकसित रूप है। एक भाषा में कई उपभाषाएं शामिल हो सकती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमारी हिंदी भाषा में कई सारी उपभाषाएं शामिल हैं। ठीक है, कितनी उपभाषाएं शामिल है? 5 उपभाषाएं शामिल हैं। ठीक है, इन उपभाषाओं के अंतर्गत कई सारी बोलियां आती हैं और इन बोलियों के अंतर्गत कई सारी उपबोलियां आती हैं। ठीक है बच्चों, ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है भाषा की दूसरी प्रमुख विशेषता, भाषा का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत होता है। मतलब कि भाषा का एरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है। ठीक है, यह एक देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली, लिखी,
सीखी तथा समझी जाती है। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भाषा जो है इसका एरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। यह केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के द्वारा बोली जाती है, लिखी जाती है, सीखी जाती है तथा समझी जाती है। ठीक है बच्चों, भाषा की प्रमुख विशेषता में तीसरी विशेषता है भाषा का सबसे शुद्ध लिखित रूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भाषा बड़े स्तर पर बोली जाती है, पूर्णतः विकसित रूप होती है, इसीलिए हमें इसका बिल्कुल शुद्ध रूप अर्थात शुद्ध लिखित रूप देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है भाषा की प्रमुख विशेषता की चौथी विशेषता, भाषा की अपनी स्वयं की एक निश्चित या निर्धारित लिपि होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको जो उपभाषा यह बता रही थी या फिर मैं उदाहरण बता रही थी, ये मैंने आपको हिंदी भाषा का ही बताया था। ठीक है, लेकिन अभी हम जो विशेषताएं पढ़ रहे हैं ये ओवरऑल जितनी भी भाषाएं हैं उनके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की अपनी स्वयं की एक निश्चित या निर्धारित लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, अरबी, फारसी और उर्दू की फारसी लिपि है। ठीक है, आगे है, साथ ही एक भाषा किसी दूसरी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए नए नए लिपि चिन्हों अर्थात लिखित ध्वनि चिन्ह या वर्ण का भी विकास करती रहती है। अर्थात बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि एक भाषा किसी भी दूसरी भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमेशा नए नए वर्णों को विकसित करती रहती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी हिंदी की वर्णमाला में कुछ वर्ण नहीं थे, जैसे कि यह वाला वर्ण नहीं था। ठीक है, यह वर्ण नहीं था, यह वर्ण नहीं था, इसके बाद यह वर्ण नहीं था। ठीक, यह वर्ण नहीं था, यह वर्ण भी नहीं था, यह वर्ण नहीं था और यह वर्ण नहीं था। ठीक है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी केवल एक भाषा न होकर भाषा समूह है, जिसमें कई सारी भाषाओं, बोलियों, उपबोलियों, उपभाषाओं के शब्द शामिल हैं। ठीक है, और उन्हीं में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें इन ध्वनियों की आवश्यकता हुई, अर्थात इन वर्णों की आवश्यकता हुई। तो हमारे हिंदी के विद्वानों ने इन वर्णों को विकसित किया। ठीक है, जिनमें से आज हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में ये वाला वर्ण प्रचलित है, इसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दो वर्ण प्रचलित है, ये वाला वर्ण प्रचलित है। ठीक है, अब और ये जो तीन वर्ण हैं, इन तीन वर्णों का इस्तेमाल ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, केवल ये जो वर्ण है यही अभी हमारी हिंदी वर्णमाला में शामिल है। ठीक है, इसे हम ज कहते हैं। ठीक है, इसे ढ कहते हैं, इसे ड़ कहते हैं और इसे औ कहते हैं। ठीक, ये हमारी हिंदी में बोले जाने वाली जो उपबोलियां, बोलियां हैं, उनसे आया हुआ है। ठीक है, और यह वाला जो वर्ण है यह अंग्रेजी भाषा का है, अर्थात अंग्रेजी भाषा का जो औ है अर्थात ओ और आ के बीच की ध्वनि जो है इसे दर्शाता है। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में हम ऑफिस लिखते हैं, इसे ना ही हम ऑफिस पढ़ेंगे ना ही हम ऑफिस पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच की ध्वनि अर्थात आ और ओ के बीच की ध्वनि को ये चिन्ह दर्शाता है। ये पहले हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि में नहीं था, लेकिन अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें शुद्ध उच्चारित करना होता है, जैसे कॉपी है, कॉफ़ी है, कॉलेज है। ठीक है, तो उनके लिए हमें इस ध्वनि की अर्थात इस वर्ण की आवश्यकता हुई। तो हमारे हिंदी के विद्वानों ने इस वर्ण को विकसित किया, अर्थात हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि में, अर्थात हमारी हिंदी की वर्णमाला में इसे शामिल किया। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला जो वर्ण है ज, यह वर्ण हमारी उर्दू भाषा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अर्थात
अरबी और फारसी भाषा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह वर्ण पहले हमारी देवनागरी लिपि अर्थात हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला में नहीं था, ठीक है। लेकिन उन भाषाओं में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें इस ध्वनि की अर्थात इस वर्ण की आवश्यकता हुई। तो इसी कारण से हमारे हिंदी के विद्वानों ने इसे हमारी हिंदी की वर्णमाला में शामिल किया, ठीक है। जैसे कि जुल्म, ठीक है, जख्म, ठीक है बच्चों। हम इसे जुल्म या जख्म नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे, जुल्म, और यह जख्म, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारी हिंदी की वर्णमाला में ये वर्ण शामिल किए गए हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों। इन दोनों के बारे में भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखिए ये है बड़ा और ये है बढ़ा, क्लियर। अब देखिए इसे क्या पढ़ेंगे हम, बड़ा, लेकिन इसे हम क्या पढ़ेंगे, बढ़ा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए ये क्या हो जाएगा, बड़ा, लेकिन यह क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है बच्चों। क्लियर। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला में इन वर्णों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि एक भाषा किसी भी भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमेशा नए नए लिपि चिन्हों को विकसित करती रहती है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है भाषा की प्रमुख विशेषताओं में पांचवी विशेषता, एक भाषा का अपना सुव्यवस्थित व्याकरण तथा समृद्ध शब्दकोश होता है। इसके अतिरिक्त एक भाषा किसी दूसरी भाषा के प्रचलित तथा नए शब्दों को सहजता से अपने शब्दकोश में शामिल कर लेती है। अर्थात बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि एक भाषा पूरी तरह से डेवलप्ड होती है, ठीक है। इसी कारण से इसका सुव्यवस्थित व्याकरण होता है, साथ ही साथ समृद्ध अर्थात उन्नत या फिर पूरी तरह से डेवलप्ड शब्दकोश मतलब डिक्शनरी होती है, ठीक है। इसी कारण से तो बच्चों हमें भाषा का सबसे शुद्ध लिखित रूप देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि एक भाषा किसी दूसरी भाषा के प्रचलित का मतलब होता है फेमस, मतलब ऐसे शब्द जो कि अभी ट्रेंड में हैं, ठीक है। प्रचलित तथा नए शब्दों को सहजता से अपनी डिक्शनरी में शामिल कर लेती है। मतलब मान लीजिए बच्चों कि जापान में कोई आविष्कार हुआ या फिर कोई खोज हुई और नया प्रोडक्ट बना और जापानियों ने जापानी भाषा में ही उस प्रोडक्ट का नामकरण कर दिया, ठीक है। लेकिन वह नाम हमारी हिंदी में तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस जापानी नाम को ही हमारी डिक्शनरी में शामिल कर लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे हमारे इंडिया में साड़ी पहनी जाती है, ठीक है। तो ये जो साड़ी शब्द है ये हमारे भारत का है, लेकिन विदेश के लोग साड़ी नहीं पहनते हैं, तो इसी कारण से यह शब्द उनका नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी में वे लोग साड़ी को साड़ी ही कहते हैं, अर्थात उन्होंने क्या कर लिया है, हमारी हिंदी भाषा के इस साड़ी शब्दों को अपनी अंग्रेजी की डिक्शनरी में शामिल कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से एक भाषा किसी दूसरी भाषा के प्रचलित अर्थात फेमस तथा नए शब्दों को आसानी से अपने शब्दकोश में जोड़ लेती है, मतलब शामिल कर लेती है, ठीक है बच्चों। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा की प्रमुख विशेषता की छठी विशेषता है, भाषा का अपना विशाल तथा समृद्ध लिखित साहित्य होता है, ठीक है। इसका साहित्य केवल एक देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय होता है। मतलब कि बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि भाषा पूरी तरह से डेवलप्ड होती है, इसी कारण से इसका विशाल मतलब बड़े स्तर पर लिखा जाने वाला तथा समृद्ध का मतलब है उन्नत या फिर विकसित लिखित साहित्य होता है, ठीक है बच्चों। मैंने अभी आपको भाषा की परिभाषा समझाते समय मैंने साहित्य के बारे में बताया था कि साहित्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि भाषा का अपना विशाल तथा समृद्ध लिखित साहित्य होता है, और ये जो साहित्य है यह केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले लोगों के द्वारा भी पसंद किया जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा की विशेषता की सातवीं विशेषता है,
एक भाषा को पूर्ण रूप से कानून की मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब कि बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी भाषा पूरी तरह से डेवलप्ड होती है और अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो ऐसी भाषा को पूरी तरह से कानून की मान्यता मिल चुकी होती है। ठीक है, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कानून की मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे है भाषा की विशेषता की 8वीं विशेषता। 8वीं विशेषता है भाषा का गौरव प्राप्त कर लेने के बाद तथा कानून की मान्यता प्राप्त कर लेने के बाद एक उपभाषा या बोली का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में सरकारी कामकाज के लिए किया जा सकता है। अर्थात बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि कोई भी बोली या उपभाषा जब भाषा का गौरव प्राप्त कर लेती है और कानून की मान्यता प्राप्त कर लेती है, तो वह सरकारी कार्यालयों में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उदाहरण मैथिली भाषा। मैथिली भाषा जो कि पहले एक बोली थी, अब इसने भाषा का गौरव प्राप्त कर लिया है और इसने अब कानून की मान्यता भी प्राप्त कर ली है। इसीलिए अब मैथिली भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में सरकारी कामकाज के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा की विशेषता की 9वीं विशेषता है भाषा में आधिकारिक रूप से पढ़ाई लिखाई अर्थात अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है। मतलब बच्चों, जो भाषा होती है उसमें हम ऑफिशियली पढ़ाई लिखाई का कार्य कर सकते हैं, अर्थात अध्ययन और अध्यापन मतलब पढ़ने और पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। भाषा की प्रमुख विशेषता का 10वां अर्थात आखिरी पॉइंट है भाषा का प्रयोग बड़े स्तर पर लोगों के द्वारा विचार विमर्श या वार्तालाप करने, अध्ययन अध्यापन का कार्य करने तथा बड़े स्तर पर साहित्य रचनाएं करने में किया जाता है। अतः हमें एक भाषा में उसकी किसी भी उपबोली, बोली या उपभाषा का पूर्णतः परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। अर्थात बच्चों, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि एक भाषा का प्रयोग बड़े स्तर पर लोगों के द्वारा विचार विमर्श करने, विचार विमर्श का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करने या फिर वार्तालाप अर्थात बातचीत करने में किया जाता है। इसके साथ ही साथ अध्ययन और अध्यापन का कार्य करने मतलब पढ़ने और पढ़ाने के काम में भी भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा बड़े स्तर पर साहित्य रचनाएं करने में किया जाता है। मतलब जितनी भी साहित्य की रचनाएं होती है इन सभी में हम भाषा का प्रयोग बड़े स्तर पर करते हैं। ठीक है, अतः हमें एक भाषा में उसकी किसी भी उपबोली या फिर बोली या फिर उपभाषा का पूरी तरह से परिष्कृत मतलब पूर्णतः शुद्ध या डेवलप्ड या उन्नत रूप देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारे भाषा की प्रमुख विशेषताओं के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपको आज का यह भाषा वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी के साथ ही हमारा जो उपबोली, बोली, उपभाषा और भाषा वाला जो टॉपिक चल रहा था, यह चारों ही अच्छी तरह से पूर्ण हो जाते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चारों ही टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इसमें अब किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसके साथ ही बच्चों, मैं आपको और भी अतिरिक्त जानकारी देना चाहती हूँ, तो ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ ध्यान रखने योग्य बातें लिखी हुई हैं और ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हमेशा याद रखनी है। देखिए, मैंने बताया है यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं, जिसकी 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर यह बताया है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो भाग 17 है अर्थात पार्ट 17 में जो आर्टिकल नंबर 343 और 351 मतलब कि 343 से लेकर 351 तक जितने भी आर्टिकल्स शामिल हैं वे सारे ही ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक है, जिसकी 8वीं अनुसूची में अर्थात 8th शेड्यूल में टोटल 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया है।
ठीक है, अर्थात टोटल 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता मिली हुई है। अर्थात हमारे देश में जितने भी राज्य या फिर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वे इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की मराठी भाषा उसकी प्रादेशिक भाषा भी है और साथ ही साथ राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो इसी तरह से पश्चिम बंगाल की बांग्ला भाषा उसकी प्रादेशिक भाषा भी है और राजभाषा भी है। ठीक है, फिर गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात की गुजराती भाषा राजभाषा भी है और उसकी प्रादेशिक भाषा भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे भारत देश में जितने भी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, वे सभी इन 22 भाषाओं में से ही अपने राज्य की राजभाषा घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अन्य किसी भाषा को वे शामिल नहीं कर सकते हैं। मतलब यदि फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उन्हें कोई भाषा चुननी है तो वे इन 22 भाषाओं में से ही फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी चुन सकते हैं। ठीक, यहाँ तक बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि हमारी 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी 22 भाषाएं शामिल हैं। तो देखिए, पहली है असमिया, दूसरी है बांग्ला जिसे हम बंगाली भाषा भी कहते हैं, तीसरी है गुजराती, चौथी है हिंदी, पांचवी है कन्नड़, छठी है कश्मीरी, सातवीं है मलयालम, आठवीं है मराठी, नौवीं है ओडिया, 10वीं है पंजाबी, 11वीं है तमिल, 12वीं है तेलुगु, 13वीं है संस्कृत, 14वीं है उर्दू, 15वीं है सिंधी, 16वीं है कोंकणी, 17वीं है मणिपुरी जिसे मैतेई भी कहा जाता है, मैतेई भाषा भी कहा जाता है, 18वीं है नेपाली, 19वीं है डोगरी जिसे हम डोंगरी भी कहते हैं। ठीक है, 20वीं है मैथिली, 21वीं है बोडो और 22वीं है संथाली। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर हम बोल सकते हैं आधिकारिक भाषा या राजभाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। ठीक है, इन 22 भाषाओं को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अर्थात सूची में शामिल किया गया है। क्लियर? आगे है, उपर्युक्त भाषाओं में से प्रारंभिक 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। मतलब कि बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि जब हमारा संविधान बना था अर्थात जब इसे लागू किया गया था तब स्टार्टिंग में केवल 14 भाषाएं ही थी, 22 भाषाएं नहीं थी। ठीक है, कौन कौन सी 14 भाषाएं थी? तो देखिए, फर्स्ट से लेकर तो ये 14 नंबर तक की जितनी भी भाषाएं लिखी हुई है जैसे कि असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू, इन भाषाओं को ही हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में बाकी की भाषाओं को जोड़ा गया है अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि कौन कौन से अमेंडमेंट कब कब हुए थे। तो देखिए, वर्ष 1967 में जब 21वें संविधान संशोधन अधिनियम को लाया गया था तो इसके द्वारा सिंधी भाषा को अर्थात केवल एक ही भाषा जो कि सिंधी भाषा थी इसे जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यदि हम वर्तमान में देखें तो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमारे केंद्र की अर्थात हमारे संघ की मतलब हमारे भारत देश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी है। ठीक है, अर्थात हमारे केंद्र की या हम बोल सकते हैं हमारे संघ की या हमारे भारत देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, और इसी की ही सपोर्टिव लैंग्वेज है अंग्रेजी।
ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों कि अंग्रेजी भाषा को अभी तक आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात 8th शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा केवल हिंदी की सपोर्टिव लैंग्वेज के रूप में ही कार्य करती है। ठीक है। और हमारे देश में जितने भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है वे अपनी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में केवल इन 22 भाषाओं में से ही किसी एक को चुन सकते हैं। ठीक है। और उनकी सपोर्टिव लैंग्वेज के रूप में वे इन भाषाओं में से किसी एक को चुन सकते हैं, या फिर वे अपनी प्रादेशिक भाषाएं चुन सकते हैं, या फिर वे अंग्रेजी भाषा को चुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारे देश में अभी भी और भी ऐसी कई भाषाएं हैं जिन्हें आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है। जैसे कि पहली तो हो गई है अंग्रेजी। ठीक है। और भी भाषाएं हैं जैसे भोजपुरी है, फिर राजस्थानी है, छत्तीसगढ़ी है। इन भाषाओं को भी आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। तो इसी कारण से मैंने आपको, जब मैं ये आपको पढ़ा रही थी, है ना, कि एक भाषा को पूर्ण रूप से कानून की मान्यता प्राप्त होती है, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ भाषाएं ऐसी है जिन्हें अभी तक पूरी तरह से कानून की मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है। जबकि उनका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर, अर्थात देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है, जिनमें से हमारी भोजपुरी बोली भी है। ठीक है। भोजपुरी बोली हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली जाती है। ठीक है। लेकिन अभी तक इसे कानून की मान्यता नहीं मिली हुई है, अर्थात यह भाषा के तौर पर नहीं जानी जाती है, बल्कि यह बोली के ही फॉर्म में जानी जाती है, अर्थात इसे हिंदी की ही एक बोली कहा जाता है। ठीक है। इसे भाषा नहीं कहा जाता, अर्थात अलग से जैसे मैथिली भाषा को भाषा कहा जाता है, वैसे इसे अभी तक मान्यता नहीं मिली हुई है। इसी कारण से इसे केवल बोली ही कहा जाता है। क्लियर। भले ही उसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर भाषा के रूप में होता हो। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगता है या पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।